हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए 11th क्लास में लगभग हमने डिस्कस कर लिए सारे जो टर्म हमारे काम के रहते हैं। बाकी जो बेसिक टर्म और भी हैं, है ना, कुछ बातें और भी हैं जो आई थिंक समय के साथ आपको क्लियर होती रहेंगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं आती। लेकिन जो बेसिक टर्म है आपके पास, स्पेशली लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, है ना, ये सब बातें आपने सीख ली हैं। तो उन बातों के ऊपर हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा बड़ा मजेदार होने वाला है। ये मानिए आपकी जो रियल अकाउंट्स है वो आज से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम लोग थर्ड चैप्टर आपका है एक अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से, तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक स्पेशल चैप्टर मिलेगा आपको, है ना। उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हमें जाना है, उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बात। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर इक्वेशन की हम लोग बात करें तो इक्वेशन हम उसे कह रहे थे, हमने 10th तक हमने मैथ्स पढ़ रखी है, तो हम इक्वेशन कहीं ना कहीं उसे बोल रहे होते हैं जहां हमारा आरएचएस बैलेंस होता है एलएचएस के, है ना। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक से बात है। क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को बताया कि भैया कहीं ये कॉन्सेप्ट एलएचएस और आरएचएस वाला भी कॉन्सेप्ट रहता है और वो दोनों आपस में मैच कर रहे होते हैं, उसी को हम इक्वेशन बोल रहे होते हैं। अब यहाँ एक क्या है भाई इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन से क्या मतलब हुआ, देखें। एक हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज एसेट्स, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास हुआ एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये तीनों टर्म आपको बताएं कि भाई एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है और प्लस कैपिटल क्या है। तीनों बातें हम लोग को अच्छे से पता है, तो ये तीनों बातें यहाँ पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये बातें इंपॉर्टेंट पता ना हो आपको, तब तक आपको दिक्कत हो सकती है ना। अब एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमने देखा था भाई जितनी भी प्रॉपर्टीज बिजनेस की हैं, मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज मार रहा हूँ, है ना। तो जो प्रॉपर्टीज बिजनेस की हैं उनको हम कह रहे थे एसेट्स, लाइबिलिटीज को हम कह रहे थे इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस है भाई, है ना, ये इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस आपके हैं। और कैपिटल हम कह रहे थे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय और एनी एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस विल बी कॉल्ड कैपिटल। ठीक बात। अब देखें, ये बिजनेस का नियम है कि भाई आपकी जो एसेट्स हैं वो हमेशा आपके लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल देखें, कंपनी को हम पकड़ें और टाटा का जो ओनर है रतन टाटा, उसको पकड़ें, है ना। दो लोग हम शुरू से एग्जांपल लेते हुए आ रहे हैं और कंपनी हमारे पास टाटा कंपनी हो गई। अब ये जो रतन टाटा है, इन्होंने क्या किया, इस कंपनी में डाले 1 लाख रुपए। जैसे समझने का प्रयास करिएगा, 1 लाख रुपए इस कंपनी के अंदर डाले गए। ये 1 लाख रुपए इस कंपनी के लिए कैपिटल है, बिकॉज कैपिटल क्या होती है भाई, अगर कोई कंपनी का ओनर कंपनी के अंदर कैश डाले या फिर कोई एसेट्स इन्वेस्ट कर दे, उस पर्टिकुलर कैश को या फिर उस एसेट्स को पर्टिकुलर हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल। एग्जैक्टली हम उसको कैपिटल बोला करते हैं ना। अब 1 लाख रुपए इस कंपनी के पास आया, अब ये कंपनी के पास 1 लाख रुपए फिलहाल अवेलेबल है और इस कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसी कंपनी के हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखें, इस कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी मान लिया एक कंप्यूटर खरीद के लाई, ये कंपनी लाती है कंप्यूटर खरीद के, है ना। कंप्यूटर मान लिया 20,000 का कंप्यूटर था मान लिया 20,000 रुपए का, प्लस ये कंपनी 30,000 का एक कंप्यूटर और लाई जो उधार में लेकर आई। ये तो कैश में लेकर आई ये कंपनी, ये कंप्यूटर कैश में खरीद के लाई और ये कंप्यूटर उधार में खरीद के लाई, है ना। ये कंप्यूटर उधार में खरीदा और ये कंप्यूटर नगद खरीदा। मतलब कंप्यूटर आए कंपनी के पास दो, एक 20 का है और एक 30 का है। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर हम आपकी देखें, एसेट्स आपकी हो गई 50,000 रुपए। किस फॉर्म में भाई, कंप्यूटर के फॉर्म में, है ना, कि आपके पास भैया कंप्यूटर के फॉर्म में कितना आया है, 50,000 रुपए कंप्यूटर आए। ठीक बात। अब थोड़ा लाइबिलिटी के ऊपर झांके तो लाइबिलिटी हमारे पास देखो कितनी है, लाइबिलिटी आपकी 30,000 रुपए की लाइबिलिटी अराइज हो गई क्योंकि आपने 30 का एक कंप्यूटर उधार खरीदा हुआ है। ठीक बात। कैपिटल आप देख रहे हो, कैपिटल भाई आपके पास 1 लाख रुपए थी, कैपिटल 1 लाख रुपए थी ना आपके पास। कैपिटल हमेशा 1 लाख रुपए रहेगी ना, क्योंकि जिस अमाउंट को उसने इन्वेस्ट किया होगा शुरुआत में, वो आपके लिए कैपिटल है और कैपिटल ताउम्र 1 लाख रुपए रहेगी। तो 1 लाख रुपए की कैपिटल है और 30,000 की लाइबिलिटी अराइज हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है। तो लाइबिलिटी और कैपिटल मिला के आपकी कंपनी के पास फिलहाल 1,30,000 रुपए है। एसेट साइड सिर्फ 50,000 की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या समझना है, 1 लाख रुपए आपके पास था ना बच्चों, था 1 लाख रुपए, उस 1 लाख में से आपने 20,000 रुपए खर्च कर दिया, किसमें, कंप्यूटर लाने में। तो यानी आपके पास जो आपकी कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है ना, वो फिलहाल 80,000 रुपए अवेलेबल है। ठीक बात। तो यानी आपके पास कैश भी है 80,000 रुपए, आपकी कंपनी के पास कैश फिलहाल जो अवेलेबल है वो आपका 80,000 रुपए है। अब आप जरा देखें, 8 5 13, 1,30,000 रुपए और यहाँ 30 और 1 लाख, 1,30,000 रुपए हो रहा है ना। मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को भी ले लीजिए ना, उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल का मतलब जो भी बैलेंस उसके पास होगा उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है ना, अगर हम आपके पास 100 रुपए है तो इस 100 को हम कैश कह रहे हैं सपोजिंग, इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट है और यही कैपिटल कहलाती है। जो आपकी कंपनी के पास शुरुआत में कैश आया उसी को हम कैपिटल बोल रहे हैं। तो अभी अभी बैलेंस कर रही है 100 रुपये है, 100 रुपये हैं। मान लिया आपने 20 रुपए का उधार खरीदा कोई सामान,
आपने मान लिया कोई सामान 20 रुपए का उधार खरीदा, तो क्या होगा, 20 रुपए की लाइबिलिटी अराइज होगी और प्लस कैपिटल यहाँ पर अभी 100 रुपए की है, ऐसा ही तो है। और आप जो 20 रुपए का सामान लेकर आए होंगे वो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ एसेट्स होगी, तो यहाँ भी प्लस अपने आप 20 रुपए होना है, तो अल्टीमेट लेवल पर आपका 120 और 120 बनेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ, ये बिल्कुल ट्रूथ हुआ, है ना। मतलब ये बात बिल्कुल पलटनी होगी नहीं, आप इसको पलट नहीं सकते कि भाई एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नहीं होती, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। माना देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आपकी जेब में 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए क्या है, आपकी एसेट्स है, तो आप 100 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। अगर जहां आपने 120 रुपए खर्च किए, जहां पर आपने 120 रुपए का सामान लिया, सपोज अगर आपने 120 का सामान लिया तो कैसे लिया होगा, 100 का नगद लिया होगा, 20 का उधार लिया होगा, तो 20 रुपए लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो 20 का सामान भी तो आपके पास आएगा ना। 100 रुपए आपके पास कैश के फॉर्म में थे और 20 रुपए जो उधार आपने लिया वो आ गया, तो 120 फिर बन गया। मतलब ऐसा बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ, ये बात हम पलट नहीं सकते। तो यानी हमने एक बात, सिंपल सी बात याद रखनी है कि कंपनी के मामले में एसेट्स ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल हुआ करती है हमारी चीजें हमेशा, ठीक है बात। अब देखें एक बार जो फॉर्मूला हमारा जो है ना, समझें उसको एक बार, एसेट्स इक्वल टू, मैंने कहा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगा हमेशा, ऐसा बिल्कुल हमेशा होगा, है ना। अब देखो एसेट्स में हम कह रहे हैं भाई एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी है, इतनी बात क्लियर है कि प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस विल बी कॉल्ड एसेट्स, ये हम समझ रहे हैं। अब एसेट में देखो क्या क्या आता है, एक तो कैश आता है एसेट में, है ना, एक कैश एसेट्स के अंदर आया करता है, कैश आपकी एसेट्स हुआ, है ना। अब आपने यहाँ ये नहीं सोचना कि करंट एसेट्स है कि फिक्स एसेट्स है, ये वाला मामला फिलहाल यहाँ नहीं आएगा। आपने सिंपल सी बात याद रखनी कि भाई एसेट्स के अंदर मतलब प्रॉपर्टी, अब जो भी होगा वो चाहे फिर फिक्स्ड हो या फिर चाहे वो करंट हो, उससे कोई लेना देना आपका बिल्कुल नहीं हुआ। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती है, तो एसेट्स का मतलब हुआ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, ठीक बात। अच्छा, तो कैश एक हमारे पास एसेट्स है जिसका नाम आपने सुना है ना। कैश कोई बहुत बड़ी बहुत बेसिकली मतलब कॉमर्स का तो कोई टर्म नहीं हुआ ना कि कॉमर्स वाले ही जान रहे हैं कैश क्या होता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो कैश तो हर किसी को पता है, और कैश हमारी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है हमारी। अगर मेरी जेब में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है ना, तो वो मेरी प्रॉपर्टी हुई। और अगर मेरे पास बैंक में माना 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो क्या वो 10 लाख मेरी प्रॉपर्टी नहीं है? बिल्कुल है भाई, बैंक बैलेंस आपका प्रॉपर्टी तो है, तो यानी बैंक भी एसेट्स के अंदर आएगा। अगर आपके पास कुछ बैंक में होगा तो बैंक आपके प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। प्लस अगर हम देखें और क्या क्या आ सकता है भाई, तो फिर हमारे पास एक टर्म आएगा स्टॉक, जिसके बारे में अभी तक हमने जिक्र नहीं किया था, मैं आज इसको बता दे रहा हूँ कि स्टॉक क्या हुआ। स्टॉक का क्या मतलब है, देखो आप सामान खरीदते हैं, उस सामान खरीदने को हम परचेज कहते हैं ना। सामान जब आप खरीदते हैं ना, तो उस सामान को हम यहाँ गुड्स बोल रहे हैं और खरीदने को परचेज बोल रहे हैं, ठीक बात। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने। अब जो गुड्स है ना, जो सामान आप लेकर आते हो, कंपनीज क्या करती है ना, कंपनी बहुत सारा सामान खरीदती है और फिर उस सामान से कुछ ना कुछ बना रही होती है ना। सामान खरीदा पहले सामने वाले से, फिर बहुत कुछ बनाया उससे, तो जो बना रही है सामान उसको हम स्टॉक बोल रहे हैं। यानी जो गुड्स आप लोग खरीद रहे हैं ना, गुड्स से आपका स्टॉक का निर्माण होता है। स्टॉक का मतलब है, जैसे मैं आपको एक दुकानदार का एग्जांपल देता हूँ। दुकानदार ने क्या किया, मान लिया दुकानदार टी शर्ट और जीन्स बेचने का काम करता है, तो उसके पास जीन्स बेचने के लिए क्या चाहिए उसको, कि वो वैरायटी ऑफ जीन्स अपने पास रखे। तो क्या करता होगा, वो दिल्ली वगैरह कहीं जाकर जीन्स लेकर आया, तो जीन्स जितनी ज्यादा लेकर आया है ना, जितनी भी जीन्स उसकी रैक में पड़ी है, उसके गोडाउन में पड़ी हैं, वो सारा उसका स्टॉक है, उसे हम स्टॉक कह रहे हैं। तो जो सामान खरीद के लाता है उसे हम स्टॉक कह देते हैं। तो स्टॉक भी आपकी प्रॉपर्टी हुई, स्टॉक भी तो आपकी प्रॉपर्टी है ना। अगर आपके पास 1000 जीन्स आपकी दुकान में पड़ी, क्या वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? प्रॉपर्टी बिल्कुल है, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद कैश में कन्वर्ट होने वाली है, आपको बेनिफिट देने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपकी एसेट्स हुई। तो स्टॉक भी आपकी एसेट्स हुई। तो सिंपल सी बात याद रखो, दुकानदार वाला एग्जांपल याद रखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सामने वाला कहीं से कुछ खरीद के लाया है और वो अब उसको जाकर बेचेगा, तो उसके लिए वो स्टॉक हो गया। तो स्टॉक एक वर्ड आता है, और एक वर्ड आपके पास यूज होगा डेटर, है ना, DOBTUR। मैंने इस पर अच्छे से आपको परिभाषा इसकी दी थी, इसको एक्सप्लेन किया था, डेफिनेशन के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। तो डेटर का मतलब हुआ द पर्सन हुम कंपनी सोल्ड इट्स गुड्स इन क्रेडिट, यानी जिसको आप उधार में सामान बेच रहे हैं ना, तो वो हमारा डेटर कहलाता है। ये हमने सीखा था। अब सोचिए कोई एक्स है, इस एक्स को मैंने 1 लाख रुपए का सामान दिया है उधार में, तो ये एक्स 1 लाख रुपए मुझे देगा नहीं? अब ये 1 लाख रुपए देगा नहीं क्या? किसी ने मुझसे उधार लिया, मान लिया किसी ने मुझसे कैश उधार लिया, क्या वो मुझे वापस करेगा? नहीं करेगा। तो जो वापस करेगा वो फ्यूचर में करेगा ना कहीं। तो अगर फ्यूचर में करेगा तो मेरे पास कैश आएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे पास आने वाला है पैसा। इसको मैं एसेट्स का रूप देता हूं। जो डेटर है ये भी हमारी एसेट्स है। तो एक वर्ड आपका डेटर इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके मान लिया कोई फर्नीचर आपने खरीदा, आप अपनी कंपनी के लिए कोई फर्नीचर खरीद के लाए, है ना। आप जिस कंपनी में हैं, आप उस कंपनी के लिए फर्नीचर खरीद के लाए हैं, तो क्या फर्नीचर आपकी एसेट नहीं है? आपके घर में जो सोफा सेट पड़े हुए हैं, क्या वो आपकी एसेट नहीं है? बिल्कुल है। सिंपल चेयर अगर आपके घर में पड़ी है, क्या वो आपकी एसेट नहीं है?
बिल्कुल आपकी एसेट्स है, ठीक है। तो फर्नीचर भी हमारी एसेट्स हुआ। और मान लिया आप कंप्यूटर खरीद के लाए, है ना, कंप्यूटर का एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिया था जब समझाने का प्रयास किया था, तो कंप्यूटर आपकी एसेट्स हुई, ठीक है बात। या मान लिया आप कोई बाइक लेकर आए, मोटर बाइक आप लेकर आए हैं, वो आपकी एसेट्स है, मतलब जो भी कंपनी के पास एज ए प्रॉपर्टी आ रहा है वो सारी उस कंपनी की एसेट्स कहलाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए क्योंकि ये काम आते हैं टर्म, तो थोड़ा रिवाइज हो गया हम लोग का। लाइबिलिटीज के अंदर बात करूं तो लाइबिलिटी बहुत तरीके की हो सकती है ना, करंट है, फिक्स्ड है, ये सारी बातें याद आपको रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ ये बातें याद रखें जो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस कंपनी के होंगे वो कंपनी की लाइबिलिटीज होंगी, यानी कंपनी ने जहां जहां पैसा देना होगा, अगर फ्यूचर में कंपनी ने कहीं पैसा देना है तो वो सारी बातें कंपनी की लाइबिलिटी कहलाएंगी, ठीक है बात। अच्छा, बात करते हैं क्या लाइबिलिटी हो सकती है। तो बहुत बड़ी कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी कहलाती है जिसका नाम है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या है भाई, इसके ऊपर बात हमने अच्छे से करी है, थ्योरी वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब तक बेसिक टर्म आपको याद नहीं होंगे ना, छोटी छोटी बातें आपको याद नहीं होंगी, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है आज, वो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि आप क्या करें, जितने ये बेसिक वर्ड्स हैं उनको अच्छे से उन पर कमांड बना लें, उनको अच्छे से याद कर लें। अब जरा बात करते हैं क्रेडिटर के ऊपर। क्रेडिटर का मतलब हुआ द पर्सन और द कंपनी फ्रॉम हुम कंपनी परचेज इट्स गुड्स इन क्रेडिट, यानी कंपनी जिनसे भी अपना सामान उधार ले रही है ना, कंपनी सामने वाले से अगर सामान उधार खरीद रही है, उन्हें हम बोल रहे हैं क्रेडिटर। अब बताओ, जिस क्रेडिटर से मैंने सामान खरीदा होगा, क्या उसने मुझे सामान फ्री में दिया? नहीं, उस बंदे को मुझे सामान का पैसा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों देना पड़ेगा, है ना। अब वो अगर पैसा देना पड़ेगा तो उसको बोल रहा हूं मैं क्रेडिटर, और अगर पैसा देना है फ्यूचर में तो लाइबिलिटी है ना, इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है ना आपका, तो क्रेडिटर आपकी एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड आपका क्रेडिटर वाला ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक रोल अदा करता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें बैंक लोन, है ना, हम बात कर लें बैंक लोन, तो ये भी एक बड़ा फंडा है बैंक लोन, है ना। ये दो उधारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ती है किसी भी कंपनी के ऊपर, एक तो क्रेडिटर और एक बैंक लोन। अब बैंक लोन को डिफाइन करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। आप बैंक चले गए, बैंक से आप कैश लेकर आए हैं और आपने बैंक से प्रॉमिस किया कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद मैं आपका पूरा पूरा लोन चुका दूंगा, है ना, तो वो बैंक लोन है। और अगर बैंक लोन आप लेकर आए हैं तो कभी ना कभी आपको पे करना है, और अगर आपको पे करना है तो इट इज योर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन, एंड इफ इट इज द इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन देन इट विल बी योर लाइबिलिटी, तो फिर ये लाइबिलिटी कहलाएगा। या फिर कोई थर्ड पार्टी से आपने लोन लिया हो, किसी मित्र से आपने लोन लिया हो, कोई दोस्त हो आपका या कोई फ्रेंड हो आपका जिससे आपने लोन लिया है ना, मतलब उधार लिया हुआ पैसा, उधार पैसा लेने को हम लोन बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ बैंक लगा दिया क्योंकि बैंक से लोन लिया, यहाँ आपने सिर्फ लोन लिखा क्योंकि लोन आपने अपने फ्रेंड से लिया, तो कहीं ना कहीं उधार में कैश लिया, तो उधार में कैश लेना लोन कहलाता है। और अगर ऐसा है तो वो अपने फ्रेंड को अपने लोन को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जाके कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना, अगर करना पड़ेगा देन ऑल्सो इट विल बी योर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन। अगर इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है देन इट विल बी कॉल्ड लाइबिलिटी। तो ये लाइबिलिटी से कुछ टर्म हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। तो क्रेडिटर, बैंक लोन और लोन, ये 3 टर्म आपके आएंगी। बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल आपको अच्छे से पता है भाई, जो ओनर कंपनी का है, अगर उसने कंपनी के अंदर कैश इन्वेस्ट किया या कोई एसेट्स इन्वेस्ट कर रखी है ना, तो वो सारी सारी हमारी कैपिटल का फॉर्म होती है। कैपिटल का उनका हम कैपिटल नाम रख देते हैं, the amount or the assets invested by the proprietor in the business will be called capital। तो आई होप ये बेसिक सी बातें समझ में आई होंगी और आपको थोड़ा रिकॉल हुआ होगा मामला सारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले चीजें रिकॉल हो जाएं, ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन अपने आप में बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, वो आपको सिखाता हूँ आज। और कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करने की, और जहां भी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, है ना, बुक आप गोयल फॉलो करिए, आप एस शर्मा जो आपकी एक बुक है वो आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो फॉलो करिए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक आप कोई फॉलो करिए, या फिर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सब जगह सेम है, कॉन्सेप्ट सारी जगह सेम है ना। तो गोयल की बुक का पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे को क्वेश्चन आपको फ्लैश हुआ है बोर्ड पे, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला हमारे पास है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000 लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा 20000, और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिखा 36000, एंड पेड फॉर रेंट है आपका 700, एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए और जरा ठीक है। तो क्वेश्चन आप एक बार रीड करिए तो देखिए कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही हैं। वो बातें समझ में अगर आ रही होंगी तो वो वही इंपॉर्टेंट आपके लिए हुआ, फिलहाल बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखें तो हमारा पहला जो लिखा है ना, उसमें लिखा है कि संदीप
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना, लिखा है ना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक बात लिखी हुई है विद ₹50,000, ठीक बात, ये एक बात लिखी है पहली, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी आपका जो ओनर है, संदीप है जो कंपनी का ओनर होगा, ये इसने क्या कर रखा है, 50,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया। अब जरा देखें, ये हुआ बिजनेस, ये हुआ संदीप, है ना, ये आपका संदीप है और ये बिजनेस है आपका। तो क्या करा, संदीप ने बिजनेस को दिए 50,000 रुपए दिए, ये तो मतलब हुआ ना इसका, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या मतलब हुआ, संदीप ने बिजनेस को दिए 50,000 रुपए, अगर 50,000 रुपए दिए तो ये क्या हुई, कंपनी इस 50,000 को बोलेगी कैपिटल, इस 50,000 का नाम कंपनी ने रखा है कैपिटल, रखा हुआ कैपिटल। आप जरा एक बात सोचें, क्या कंपनी के पास ये 50,000 रुपए नहीं आए, क्या कंपनी के पास ये कैश के फॉर्म में रुपए नहीं आए, क्या आए हैं, कंपनी के 50,000 रुपए, मतलब कंपनी के पास 50,000 रुपए का जो कैश आया ना फ्रॉम दी संदीप, ये कैश कहलाएगा कैपिटल, ठीक बात। अब मतलब हमारे पास एक तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है जो मालिक के द्वारा, उसी को हम कैपिटल बोल रहे हैं। हमने जब सॉल्व कराना क्वेश्चन तो हमने फॉर्मूला लिखना है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। अब हमने अलग अलग बनानी है चीजें कि एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, लाइबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है, और कैपिटल तो खैर अनोखी है, कैपिटल कैपिटल है ना, बट एसेट्स के अलग अलग पार्ट होंगे, कैश है, बैंक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, गुड्स है, गुड्स को मतलब हम स्टॉक बोल रहे थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है बात। और लाइबिलिटीज के अंदर क्या बन रहा है, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, या कोई और लाइबिलिटी अराइज हो रही है, उनके अलग अलग कॉलम बनते हैं, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम से हमने क्या सीखा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 लिखा है, तो मैंने आपसे कहा कि कंपनी के पास कहीं ना कहीं बच्चों कैश तो आया हुआ है, तो कैश प्लस एक तो कंपनी के पास कैश आया, ठीक बात, ये सॉल्यूशन करने का तरीका है, ठीक है। तो कैश लिखा हमने। अच्छा, अगली बात वो कह रहा था आपसे, है ना, अगली बात क्वेश्चन ने लिखी है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, अगली बात उसने लिखी है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब आपने क्या करा, आपने खरीदा एक फर्नीचर, ठीक बात। अच्छा, फर्नीचर खरीदा कितने में, कैश में, ठीक है, कितने में खरीदा आपने, आपने खरीदा कैश में गुरु, ठीक बात, कितने का है, 5,000 रुपए का है, वो है आपका 5,000 रुपए का, ठीक है। आगे अगला जो इक्वेशन लिखता है वो, या जो ट्रांजेक्शन हमारे पास है ना, हम इनको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन, क्यों, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, एक घटना ऐसी है जो इकोनॉमिक इवेंट है, तो इकोनॉमिक अगर इवेंट होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन। अच्छा, तो फर्नीचर आपने खरीदा 5,000 रुपए का, तो फर्नीचर आया आपके पास, 5,000 आपके पास से गया, जरा सोचिए ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, आप मार्केट गए, मार्केट से आपने फर्नीचर लिया, तो आपके पास फर्नीचर आया ना, और कैश चला गया, लेकिन फर्नीचर तो आया, फर्नीचर क्या है आपकी एसेट्स है, अगर फर्नीचर आपकी एसेट्स है तो फिर एक कॉलम बनेगा फर्नीचर का, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि सारे कॉलम आपको मेंटेन करने पड़ते हैं यहाँ पे, है ना, फर्नीचर, ठीक है, कैश बना, अगला बना फर्नीचर का। अगला पढ़ते हैं, अगले में क्या लिखा हुआ है, अगले में लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदी है, कैसे, उसमें लिखा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, है ना, गुड्स फॉर कैश लिखा है, मैंने आपने गुड्स खरीदी कैश में, आपने खरीदी है गुड्स, मतलब आप बाजार गए, जीन्स लेकर आया, मैंने आपको जो दुकानदार वाला एग्जांपल दिया था, वो बंदा गया और जीन्स लेकर आया, तो जीन्स उसके लिए क्या है, स्टॉक है, और स्टॉक कंपनी की एसेट्स होती है, तो एक कॉलम बना स्टॉक का, ठीक है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा, चीजें समझने का प्रयास करेगा, एक दिन से चीजें समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम लगेगा। स्टॉक, ठीक है, फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगला लिखा है परचेज गुड्स, गुड्स खरीदी है अगेन, लेकिन कैसे खरीदी है गुरु, खरीदी है क्रेडिट में। अब क्रेडिट में खरीदना मतलब आपने उधार में खरीदा, अब अगर सामने वाले से आपने उधार में खरीदा है तो वो सामने वाला कहलाएगा आपका क्रेडिटर, कहलाएगा। अगर वो क्रेडिटर है तो हमें ये पता है भाई क्रेडिटर को पैसे देने पड़ते हैं, क्रेडिटर फ्री में सामान नहीं देता, तो क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, और अगर लाइबिलिटी है तो फिर लाइबिलिटी के नीचे एक कॉलम खुलेगा, एक बात खुलेगी, इसका नाम होगा क्रेडिटर, ठीक है बात। यहाँ पर एक नाम लिखेंगे आप क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के नाम से कॉलम फिर खुला। अगला पढ़ते हैं एक बारी, अगले में लिखा हुआ है पेड फॉर रेंट ₹700, अब आपने रेंट पे किया, क्या किया आपने, पेड फॉर रेंट ₹700 लिखा है ना। अब देखो, अब जरा मुझे एक बात बताना, आप किसी घर में रहते हो या फिर किसी दुकान में दुकान करते हो या किसी ऑफिस में अपना बिजनेस करते हो, वट एवर जो भी कंडीशन आपको है, रेंट आपको बताया कि अच्छे से हम रेंट किसे कहते हैं। तो रेंट का क्या मतलब हुआ, आपने उसकी प्रॉपर्टी, किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी यूज करी, उस प्रॉपर्टी को यूज करने के बदले उसको पैसा दिया, उस पैसे देने की प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रेंट, ठीक बात। अब हमें ये अच्छे से पता है, रेंट देते वक्त ना आपके पास कोई सामान नहीं आता, आप बाजार गए, आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने में आपके पास फर्नीचर आया, बिल्कुल आया, तो फर्नीचर इस प्रोसेस में आपके पास आया। आप सामान बाजार गए, आपने गुड्स खरीदी, तो आपके पास स्टॉक आया,
है ना। आप बैंक गए तो बैंक में आपने जमा कर दिया पैसा, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। लेकिन रेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपने पैसा तो दिया लेकिन कोई सामान आपके पास जुड़ा नहीं, या फिर कोई लाइबिलिटी आपकी अराइज नहीं हुई, कोई उधारी आपकी थी नहीं, वो जो आपने उधारी पे करी, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो रेंट देना ना तो एसेट्स है ना लाइबिलिटीज है, ठीक बात। अब यहां पर क्या होगा, रेंट देने का मतलब क्या होगा, आपका 700 रुपये जाएगा, है ना, लेकिन कोई एसेट नहीं आएगी, कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, तो इसलिए ऐसा कोई कॉलम नहीं बनता, क्योंकि ना तो लाइबिलिटी है ना ये फिर लाइबिलिटीज है ना फिर ये एसेट्स है, तो इसका कोई कॉलम नहीं खुलता रेंट का, ठीक है। मतलब वो सारी बातों का या उन सारे ट्रांजेक्शन का कोई कॉलम स्पेशल नहीं खुलता जिनसे ना तो कोई लाइबिलिटी अराइज होती है ना कोई एसेट्स पैदा होती है, उनका कॉलम स्पेशल नहीं खुलता, ठीक है बात। अच्छा, अगली बात करें, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। आपने क्या करा, 40,000 की गुड्स थी आपकी, 40,000 की आपकी गुड्स थी, है ना, मतलब गुड्स का मतलब क्या था, स्टॉक था आपके पास, 40,000 का स्टॉक था, आपने प्लस 20% प्रॉफिट पर इसको बेच दिया, प्लस 20% प्रॉफिट पर आपने इसको बेच दिया। तो बात हो रही है स्टॉक की अल्टीमेट, और स्टॉक का कॉलम हमने पहले ही बना दिया है, तो अब कॉलम नहीं खोलेंगे। तो पूरा क्वेश्चन रीड करने के बाद ना आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन से कॉलम खुलेंगे, एसेट्स में कितने कॉलम बन रहे हैं, लाइबिलिटी में कितने कॉलम बन रहे हैं, कैपिटल है उसका कोई कॉलम खुलेगा नहीं फिलहाल यहाँ पे, ठीक है बात। ये बेसिक सी बात पहले तो ये याद रखनी है। अब थोड़ा समझते चलते हैं चीजें हो क्या रही हैं, और अगर आप पकड़ पाए ना चीजों को, फिर आपसे ये तय मानिए आपने काम कर लिया। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया आज, और थोड़ा टाइम देना अपने आपको, है ना, इतनी जल्दी चीजें समझ में नहीं आती है, नई नई चीजें हैं, थोड़ा टाइम लेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आपने आज स्टार्ट किया काउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा खुद से मेहनत करें, वीडियो अच्छे से वॉच करें, समझने का प्रयास करें, बैक लें फिर सुने, बैक लें फिर सुने, मतलब जितना आप टाइम डिवोट कर सकते हो आज की वीडियो पे करिएगा। अच्छा, अब पहले में लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस, यानी संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो क्या हुआ, कंपनी के पास 50,000 रुपए आए नहीं आए, रुपए आए ना 50,000 रुपए, तो यानी कंपनी के पास कैश आया, तो कंपनी ने अपने कैश वाले कॉलम में 50,000 रुपए दिखाए कि भैया 50,000 रुपए आया है। इस वाले ट्रांजेक्शन में, मतलब पहला जो ट्रांजेक्शन है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाला जो ट्रांजेक्शन हमारा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश आया है, फर्नीचर नहीं आया, उसमें स्टॉक की बात नहीं करी, पहले वाले में स्टॉक की बात नहीं करी, इक्वल्स टू लाइबिलिटीज की कोई बात नहीं हुई, लेकिन कैपिटल की, यस कैपिटल की बात हुई है विद ₹50,000, कैपिटल तो आई है ना। जो कैश हमारे पास आया उसी को हम बोल रहे हैं कैपिटल, देखो दोनों साइड बैलेंस कर रही है, 50 यहां भी है 50 वहां भी है। तो अभी बात देखिएगा कि हर एक बात जब लिख रहे हो ना तो दोनों साइड इक्वल इफेक्ट पड़ रहा हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल इफेक्ट पड़ना चाहिए, ठीक बात। अच्छा, तो सेकंड समझते हैं, सेकंड वाले में क्या है। सेकंड वाले में उसने कहा था परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने क्या करा, आप मार्केट गए, फर्नीचर लेकर आए, लेकिन ये कैसे, कैश में। कितने का था भाई, 5,000 रुपए का। अब जरा सोचो क्या हुआ होगा, आपके पास 5,000 रुपए का एक आया फर्नीचर, 5,000 रुपए का, लेकिन आपकी जेब से 5,000 रुपए चले भी गए 5,000 रुपए, ऐसा हुआ होगा ना। तो बिल्कुल, तो आपका कैश होगा माइनस। अभी इस कंडीशन में आप यहाँ कैश को माइनस दिखाएंगे 5,000 रुपए, लेकिन फर्नीचर में लिखेंगे 5,000 रुपए, क्योंकि आपके पास वो पैसा फालतू नहीं गया, आपका 5,000 रुपए लेस हुआ, आपकी जेब से 5,000 रुपए गया, आपकी जेब में 50,000 रुपए थे, 5,000 रुपए चला गया, लेकिन उसके बदले 5,000 का फर्नीचर भी तो आया है, तो 5,000 माइनस के यहाँ प्लस कर दिया। स्टॉक पर इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसी बात से क्रेडिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी बात से कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक बात। अभी 1 और 2 लिखा, पहला ट्रांजेक्शन लिखा, दूसरा ट्रांजेक्शन लिखा हमने, अब हम इसको कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने बैठ रहे हैं कि सॉल्व कैसे करें। अब देखो, मतलब 2 लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है। 50,000 था आपके पास, 5,000 आपने खर्च कर दिया, है ना, एट द टाइम ऑफ परचेज दी फर्नीचर, तो अब आपके पास कितना रहा भाई, आपके पास बचा 45,000 रुपये। क्लियर है बात इतनी, बिल्कुल। 5,000 का फर्नीचर आपके पास है, प्लस अभी तक स्टॉक नहीं है आपके पास, क्रेडिटर अभी तक नहीं है आपके पास, कैपिटल आपके पास अभी भी 50,000 रुपये बची हुई है। कैपिटल मेरे कैपिटल रहेगी, वो घटेगी बढ़ेगी नहीं, मतलब घटेगी बढ़ेगी, लेकिन ये वाला अमाउंट जो 50,000 का अमाउंट है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा फिलहाल, ठीक है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, बात करें अगले की, लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने गुड्स खरीदी हैं, अब आपने गुड्स खरीदी है बच्चों, गुड्स खरीदी है आपने 20,000 रुपए की कैश में, ऐसा लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बकरा, उसमें लिखा है कि भाई आपने गुड्स खरीदी हैं 20,000 रुपए की, लेकिन कैश में खरीदी है। क्या हुआ होगा, गुड्स खरीदने आप मार्केट गए, यानी स्टॉक खरीदने आप मार्केट गए, आपके पास स्टॉक आया, लेकिन कैश चला गया 20,000 रुपए का, हुआ कि नहीं हुआ ऐसा। मतलब आपके पास 45,000 रुपये थे, तो आपने उसमें से 20,000 रुपये निकाल के सामने लोगों को दिए होंगे ना, यस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -20,000, यानी हमारा ये तीसरा वाला ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर हम करेंगे -20,000, ठीक है, -20,000 प्लस फर्नीचर तो नहीं आया ना इस कंडीशन में,
प्लस स्टॉक बिल्कुल आया भाई साहब, 20 का स्टॉक भी आया हुआ है। आपने मार्केट से 20,000 का स्टॉक खरीदा तो 20,000 का स्टॉक आया तब प्लस किया, और माइनस कैश क्यों किया गया? क्योंकि भाई 20,000 रुपये गए भी तो जेब से, तो इसलिए माइनस किया। इक्वल्स टू क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं। फिर सॉल्व करिए, है ना। फिर आपने सॉल्व करना है इसको, दोबारा से आपने सॉल्व करना है। देखो 45 थे आपके पास, 20 चले गए, है ना, तो बचे आपके पास 25,000 रुपये। ठीक बात। प्लस अभी भी आपका फर्नीचर 5,000 का बना हुआ है, स्टॉक अब आपके पास 20,000 रुपये का है, क्रेडिटर आपके नहीं है, 50,000 की आपकी फिलहाल की कैपिटल की कंडीशन बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है। अच्छा, अब अगली बात समझे। आपने फिर क्या किया? आपने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹36,000। अब आपने क्या करा? फिर आपने गुड्स खरीदी। कितनी खरीदी भाई? आपने गुड्स खरीदी 36,000 रुपए की। कैसे खरीदी? ये कह रहा है कि क्रेडिट खरीदी। क्या कह रहा? क्रेडिट में खरीदी, उधार में खरीदी। आपने गुड्स खरीदी, आप मार्केट गए, आप जीन्स लेकर आए 36,000 रुपए के, तो जीन्स आई आपके पास 36,000 रुपए के, नहीं आपके पास स्टॉक तो आया ना 36,000 रुपए का। यस, स्टॉक आया 36,000 रुपए का, तो यहाँ प्लस 36 करिए। ये बात समझ में आ रही होगी। आप सामने बाजार गए, वहां से 36,000 का सामान ले आए, उस सामान को हम स्टॉक बोल रहे हैं, तो स्टॉक 36 का प्लस हुआ। क्या फर्नीचर पर कोई इंपैक्ट पड़ा इस कंडीशन में? ना, जीरो करेंगे। क्या कैश पर कोई इंपैक्ट पड़ा? ना। क्यों पड़ा इंपैक्ट? भाई आपने तो उधार खरीदा हुआ है ना, उधार खरीदने में कहां से कैश पे इंपैक्ट पड़ता है? जब आप सामान उधार खरीदते हैं, क्या आपकी जेब से कैश जाता है? नहीं जाता, तो यहां भी नहीं जाएगा। यहां जीरो किया, फर्नीचर जीरो किया, स्टॉक प्लस किया 36,000 का। अब 36 का जो उधार लाया हूं ना, उस उधार वाले को मैं बोलूंगा क्रेडिटर है मेरा, और क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में भी कौन सा पार्ट हुआ? क्रेडिटर वाला पार्ट हुआ। तो क्रेडिटर वाले कॉलम में 36,000 रुपये दिखा हो गया, और प्लस कैपिटल वाले फंडे में अभी भी आपका मामला जीरो होगा, क्योंकि इस वाले मामले में आपका कैपिटल पर कोई फर्क तो एटलीस्ट नहीं पड़ा। तो आपने फिर ये सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। और ये था आपका ट्रांजेक्शन नंबर 4, ये दिखाना है जरूर, है ना। 1 2 3 4 लिखना है। कई बार टीचर्स लिखवाते हैं यहाँ इक्वेशन लिखवाते हैं, वो पागलपंती करने की जरूरत आई थिंक नहीं है ना। यहाँ 1 2 3 4 लिखें, काम चल जाता है। 25,000 का कैश अभी भी आपके पास बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। 5,000 का फर्नीचर अभी भी बना हुआ है आपके पास। 36 अभी खरीदा आपने, 20 का पहले से था आपके पास, अब हो गया आपके पास 56,000 का, है ना। इक्वल्स टू, अब करें 36,000 की आपकी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर है, और 50,000 की आपकी कैपिटल अभी भी बनी हुई है, ठीक है। और बैलेंस करके देख लें आप, 50 प्लस 36 होता है आपका 86,000 रुपये, 86,000 होता है। यहाँ भी उतना ही आएगा, है। यहाँ आप करके देख लें, उतना ही आएगा, ये कंफर्म गारंटी है। 56 प्लस 5 हो गया आपका 61, और प्लस 5 और कर लें आप, तो ये हुआ 56 और ये 5 61 प्लस 66 और 2 86, तो वही हो रहा है। दोनों साइड जो बैलेंस है ना, इस साइड और मतलब ये और ये, मतलब इतना वाला पार्ट इक्वल्स टू इधर वाला पार्ट मिलाकर देखो बैलेंस हो रहा है यहाँ पर भी। तो अब एक बार क्रॉस चेक करते हुए रहें, जब सॉल्व करें ना, सॉल्व करने के बाद जो आपके आंसर आए तो उनको एक बार क्रॉस चेक भी कर लें, ठीक बात। चले पांचवा पढ़ते हैं, जो पांचवें वाले में क्या बात लिखी हुई है। पांचवें में लिखा हुआ है दैट पेड फॉर रेंट ₹700। आपने 700 रुपये रेंट के लिए पे किया, आपने 700 रुपये रेंट के लिए पे कर रहे हैं। अब रेंट पे करने में आपका कैश जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? -700 रुपये, ठीक है बात। बाकी फर्नीचर वाला इंपैक्ट जीरो भाई, स्टॉक वाला इंपैक्ट जीरो आपका, ये वाला इंपैक्ट आपका जीरो। लेकिन जहां पर देखो 700 रुपये क्या है, 700 रुपये आपने रेंट पे किया। अब इस रेंट पे करने में आपने ना तो कुछ खरीदा ना कुछ बेचा। कुछ खरीदा क्या आपने? नहीं। कुछ बेचा क्या आपने? ना। तो एक सिंपल सी बात याद रखेगा मेरी, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर ना तो बेचा जाए कुछ, ना खरीदा जाए, ना कुछ बेच रहे हो ना कुछ खरीद रहे हो, फिर भी कैश आ रहा है या जा रहा है, उसका इंपैक्ट कैश के साथ साथ कैपिटल पर भी पड़ेगा। दोबारा सुन लें, मैं कह रहा हूं कि जहां पर आप ना तो कुछ बेच रहे हैं ना कुछ खरीद रहे हैं, और फिर भी आपका कैश आ रहा है या जा रहा है, उन बातों का इंपैक्ट कैश और कैपिटल दोनों में दिखाना है, ठीक है बात। तो 700 रुपये यहां भी लेस करेंगे आप 700 रुपये यहां भी लेस करके दिखाएंगे। करें सॉल्व इसको, ये भी आपकी हुई, सॉल्व करें। 25 से 1000 से 700 गया तो 300, यानी 24,700 आपका रहा, ये 24,300 रहा, और ये प्लस आपका 5,000 एज इट इज, और प्लस 56,000 एज इट इज इक्वल्स टू, है ना, 36,000 एज इट इज। यहाँ पर आपका प्लस 49,300 आपके पास कैपिटल बची, ठीक बात। चलो आखिरी बात समझते हैं। आखिरी बात में लिखा है कि भैया गुड्स थी 40,000 रुपए की, जिसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया गया। देखें, आपके पास एक गुड्स थी 40,000 रुपए की, जिसको आपने प्लस 20% प्रॉफिट पर बेच दिया कैश में, मतलब 40 की गुड्स थी। अब 40,000 का 20% निकालें हम जरा। 40,000 इंटू 20/100 होता है, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज, है ना। 40,000 इंटू 20/100,
ये निकलेगा 8000, ठीक है। कैसे 8000 वो देख लें एक बारी कैसे निकल रहा है 8000। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये है 4000 और ये है 2, तो 4000 2 हो गया 8000। यानी आपका सामान था 40,000 रुपए का, उस 40,000 के सामान पर आपने 8 का प्रॉफिट कमाया, मतलब 48 बेची होगी, फिर आपने 48 बेची होगी ना, और 48 बेची भी कैसे है, नगद, यानी 48,000 रुपया आपके पास आया हुआ है। अगर आया है तो कैश आपके पास आया होगा, है ना, आपके पास कैश आया होगा 48,000 रुपये, तो इसलिए यहाँ 48 प्लस कर दें, क्योंकि आपके पास कैश आया भाई 48,000 रुपये प्लस जीरो, फर्नीचर तो जीरो हुआ ना। लेकिन जरा एक बात सोचें, ये स्टॉक बेचने किससे आया था ना कैश, आपको स्टॉक भी तो गया आपका, आपने 40,000 वाला स्टॉक 48 में सामने वाले को चिपका दिया, है ना। आपका जो सामान गया वो 40,000 का सामान गया, लेकिन आपके पास 48,000 रुपये आए, तो अगर 48 आया तो मैंने यहाँ 48 प्लस कर दिया। अब सामान कितने का गया गुरु, 40,000 का सामान भी तो गया, तो जो स्टॉक है ना इसको भी माइनस करें 40,000 रुपए से, तो आपने यहाँ दिखा दिया कि माइनस 40,000 रुपये हम कर रहे हैं, ठीक बात। अच्छा, बाकी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या कैपिटल पर कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल पड़ा। कैसा फर्क, जो प्रॉफिट होता है ना, देखो मैंने आपसे एक बात आपको एक पहले बात बताई कि जहां अपना बेच रहे हैं ना, कुछ खरीद रहे हैं, फिर भी आपके पास कैश आ रहा है या जा रहा है, उसका इंपैक्ट कैश के साथ साथ कैपिटल पर भी पड़ता है। अब किसी जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो जाए, है ना, कोई इवेंट हुआ हो इकोनॉमिक, उसमें आपको फायदा हो जाए या फिर उसमें आपको नुकसान हो जाए, उसका इंपैक्ट कैपिटल पर भी पड़ता है। अगर फायदा होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, और अगर नुकसान होगा तो कैपिटल से लेस होगा। यहाँ में फायदा हुआ है 8,000 रुपए का, तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, तो हम यहाँ 8,000 प्लस कर दे रहे हैं। क्लियर है बात। आप जरा इसको सॉल्व कर लें, आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आखिरी है हमारा ये पॉइंट, इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना बचा आपका, 300 ये हुआ, और 8 4 12 के 2 से 1 4 2 से 7, 72,300 और प्लस 5,000, और फिर ये प्लस 6 और 4 2 26,000, और ठीक है 26 5 सॉरी 16,000, नॉट 26,000, 16,000, और यहाँ पर आपका 36,000 पाया, और यहाँ पर आपकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो 300 है ना, 9 8 आपका हो गया 17, कैरी 1, तो ये हो गया 5, 57,300, ठीक बात। अब यहाँ से यहाँ तक का प्लस और यहाँ से यहाँ तक का प्लस मैच करना चाहिए, उसको आप यहाँ लिखेंगे 72,300, ठीक है। ये आ रहा जो 72,300 प्लस 5,000 है ना, प्लस 16,000, ये करके देखें कितना आ रहा है, और 36,000 प्लस 57,300 देखें कितना आ रहा है, वो आपको दोनों साइड दिखाना। तो देखें, तो प्लस करने के बाद ये आपका 93,300 आ रहा है, और ये भी आपका 93,300 आ रहा है, यानी 93,300 रुपए, दोनों साइड मैच कर रहा है। अगर दोनों साइड लास्ट में मैच कर जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन था बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देखना चाहें, है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आज की क्लास को समाप्त करूँ, आज की क्लास को फिनिश करें हम लोग, फिर हम कल बात करेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो इतना आज के लिए, ठीक है। इतना ध्यान से सुनिएगा और पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और एकदम मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, चीज़ें एकदम नहीं होती है, थोड़ा टाइम दीजिएगा खुद को, पेशेंस बना के आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, हो जाएंगी चीज़ें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।